हेलो साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से मैं संजीव अपने साइंस की पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूं और आज के इस प्यारे से सेशन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, जो कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं। और बेटा, इन क्वेश्चन के बेसिस पे आप ढेर सारे क्वेश्चन इजीली आराम से कर सकते हैं। तो आओ दोस्तों, देर ना करते हुए अपनी क्लास की शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन लिखेंगे, आप भी नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए और इनसे ढेर सारी चीजें सीखते चलिए। मैं आपको एक एक क्वेश्चन पे बहुत सारी चीज एकदम कंप्लीट, एकदम आराम से सिखाऊंगा और बड़े मन से आप लोग पढ़िए, ठीक है। आपका उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बेटा आओ शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन है, लिख दें यहां पर। देखो बेटा, क्या कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को, तार के टुकड़े को चार बराबर भागों में काटा जाता है। चार बराबर भागों में काटा जाता है, भागों में काटा जाता है, ठीक है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। फिर इन्हीं टुकड़ों को पार्श्व क्रम में, किसमें बेटा? पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं, क्रम में संयोजित कर देते हैं, कर देते हैं। फिर कह रहा है कि यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो, तो R बाई R डैश का अनुपात का मान क्या होगा? मान क्या होगा? चलिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, ये प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस से रिलेटेड है बेटा। आओ समझते हैं बड़े आराम से। प्रतिरोध R किसी तार के टुकड़े को चार बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है। इन टुकड़े को पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। मतलब पहले एक काम करते हैं हम लोग, एक कोई तार है जिसका प्रतिरोध है बेटा केस फर्स्ट में। पहले देखो, केस फर्स्ट में क्या है? कोई तार है, इसका मतलब पहले ये श्रेणी क्रम में था, समझेंगे आराम से। पहले ये किस में था बेटा? श्रेणी क्रम में था। यानी कोई तार है जिसका प्रतिरोध पहले किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। समझो आराम से, ठीक है। इसका प्रतिरोध R, इसका प्रतिरोध R, इसका प्रतिरोध R, इसका प्रतिरोध, ये चार है ना, ठीक है। अगर मैं देखूं तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है बेटा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ये किसमें है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम, सीरीज ऑर्डर में है ना, ये सीरीज ऑर्डर में, ठीक है। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R बराबर होता है बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 करके Rn तक आप ले जा सकते हो। यानी कि हम R हमको 4 दे रखा है, तो 4 है तो R प्लस R प्लस R प्लस R, यानी R का मान कितना आ गया? 4 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान ले। अब इन्हीं को टुकड़ों को किस क्रम में जोड़ दिया गया बेटा? समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में देखिए, इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में। इसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे? इधर देखिए, जैसे कि एक ये है,
एक के बाद इसमें क्या होता है, एक ही सिरे से हम प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं बेटा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको या क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको इनका सबका संयोजन एक ही पॉइंट से होता है। तो समझिएगा मेरी बात एकदम आराम से। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें भी लेके आऊंगा, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, और बता दूंगा। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है। बच्चा देखो यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध होता है, इसका समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो होता है बेटा 1 आर डैश बराबर, हम डैश ले रहे हैं ना, इसका क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4 हो जाएगा, है ना। यहां देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 1/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R और प्लस 1/R। हम देखेंगे कि 1/R डैश बराबर बेटा इनका जो एलसीएम होगा वो R आएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1/R डैश बराबर 4 कितना हो जाएगा R। अगर मैं R डैश निकालूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा बेटा R/4। इक्वेशन फर्स्ट वो था, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको। हमको निकालना क्या है, R/R डैश का अनुपात ज्ञात करना है, इसके अनुपात का मान ज्ञात करना है बेटा। तो यहां देखो हम लोग क्या कर दें, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 2 से भाग कर दे, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा देखो R/R डैश बराबर, R की वैल्यू कितना है 4R है, 4R है, और R डैश की वैल्यू कितना है R/4 है बेटा। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो R/R डैश बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 R/R। R से R कैंसिल, तो R/R डैश का मान आ गया 16। ये इसका मान है 16 ओम, आप बोल सकते हो। ये आ गया आंसर आपका, नोट कर लीजिए। अच्छा, इन्हीं से रिलेटेड अच्छे खासे न्यूमेरिकल आपके उसमें आ सकते हैं। नॉर्मली R की जगह कोई वैल्यू पुट कर देगा तो हम ये आसानी से निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया आपको, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लिया करिए, जिससे कि आराम से हम लोग पूरा पढ़ते चलें, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। आप किसी भी क्लास के हैं, 9, 10, 11, 12 और बाय द वे नीचे क्लास के भी हैं, तब भी आपके लिए बेहतर है। मैं आपको बड़े आराम से सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, बहुत अच्छे से बेटा। चलिए नोट कर लो, फिर दूसरा चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा टाइम लगा करेगा, जब तक मैं, आप चाहो तो मैं ये क्वेश्चन तो मेरे साथ लिख लिया करो जब मैं लिखता रहूं, और रोक के पहले समझ लिया करो, फिर मैं इधर आप नोट करते रहा करो आराम से। मैं इसको खत्म करके दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, दूसरे नंबर का। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके कई जगह से क्वेश्चन उठाए गए हैं। आपके क्वेश्चन बैंक के भी हैं कुछ, और भी प्रीवियस ईयर के पेपर के भी क्वेश्चन है इसमें। मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार दोहराए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने लेके आया हूं, और जो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, जिनके कारण आप ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो सारे हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, एकदम आराम से नोट कर लिया करो। अच्छा ठीक है, हम आपको थोड़ा टाइम भी दिया करेंगे नोट करने का, ठीक है ना। और मन लगा के पढ़ो बेटा, एग्जाम है, एग्जाम टाइम बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। रिजल्ट आपका, मैं बताया ना, ये आपका पहला चरण है बच्चा, और इस पहले चरण में इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि आपके आने वाले जो भी दिन है, जो भी साल है, जो भी समय हो, बहुत अच्छे से बदल जाए। जीवन अच्छा चलता रहना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं बच्चा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है। हाँ, इसमें मैं प्रतिरोध के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है। आइए प्रतिरोध समझ लेते हैं, होता क्या है प्रतिरोध। प्रतिरोध इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। प्रतिरोध होता क्या है बेटा, ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है
किसकी प्रॉपर्टी होती है? चालक की। किसकी? चालक की। मेरी बात सुनिएगा, प्रतिरोध क्या है? किसी भी चालक का ऐसा गुण है जिसके कारण चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है ये। और ये इसकी प्रॉपर्टी का काम क्या होता है? ये विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। रुकावट उत्पन्न करता है। समझ में आया कि नहीं आया? कि आप मेरी बात सुनिएगा, क्या होता है प्रतिरोध? प्रतिरोध किसी भी चालक का ऐसा गुण है जिसके कारण चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है, आप सुनो मेरी बात आराम से। ये प्रतिरोध हो गया बेटा, इसको हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट में कुछ लिखिएगा कि इसका जो मात्रक होता है ना, मात्रक वो होता है ओम। ओम ऐसे बना के दिखाते हैं। और इसका प्रतीक अभी मैंने प्रतिरोध के लिए बनाया था, ये इसका क्या है बेटा? ये प्रतीक है। हम ऐसे करके दिखाते हैं, यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है। आई बात समझ में कि नहीं इतनी चीजें? ठीक है, और प्रतिरोध अदिश राशि होती है, याद रखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, इसका कोई दिशा उसा नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है, प्रतिरोध तो चालक में पाया जाता है और इसके मान को आप बढ़ा घटा सकते हैं, बशर्ते चालक के कंडीशन के हिसाब से ये अपने आप बढ़ता घटता नहीं है। आई बात समझ में? चलिए आइए, इसमें एक चीज और पूछा है कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। आइए ये समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं से एक फार्मूला भी हम बनाएंगे कि प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी आप रेजिस्टेंस के लिए समझेंगे थोड़ा सा। जो प्रतिरोध होता है बेटा, ये देखो पहली कंडीशन मैं बता दे रहा हूं आपको, यहां से समझिएगा। जैसे ये चालक है, क्या है बच्चा? ये एक चालक है ना, ये ठीक चालक है। अब सुनो मेरी बात आराम से, क्या है? चालक है ना। ये चालक का इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ना, मतलब वायर कहीं ना कहीं तो वायर की एंडिंग पॉइंट तो होगी ही नॉर्मली, है कि नहीं? और चालक की लंबाई L, ये हो गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आराम से। यानी यहां पर समझिए कि पहली कंडीशन तो इसकी ये निर्भर करता है चालक के लंबाई पर। मेरी बात सुनिएगा, जो प्रतिरोध होता है बेटा, यानी कि प्रतिरोध R, ये चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो चालक क्या करेगा? अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर लंबाई को घटाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? घटेगा। यहां पर समझिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? आपको लिखना है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। किस पे? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को। यानी कि जो ये क्षेत्रफल है, अगर मैं इसको बढ़ाऊ घटाऊंगा, जैसे अगर मैं देखूंगा कि इसको मैंने कम कर दिया, क्षेत्रफल को कम कर दिया, पतला कर दिया, है ना। अच्छा, मैं क्षेत्रफल को कम करूंगा, एरिया कम करूंगा, वायर पतली होगी, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कम होगा। अगर मैं देखूं इसको कम करूंगा तो ये इसकी लंबाई बढ़ जाएगी कि नहीं भाई साहब? लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि और इसको कम करूंगा, लंबाई कम करूंगा तो ये मोटा हो जाएगा, इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये 1/a, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। आई बात समझ में कि नहीं? यानी दो चीजों पर निर्भर करता है, चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है, और चालक की लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध घटता है। और एक चीज समझिएगा, चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, चालक के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया इतनी चीजें? अगर इसी से एक फार्मूला बनता है बेटा कि अगर हम इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से देखें तो हमको मिलेगा R इज प्रोपोर्शनल L/A,
और जब हम प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं तो L/A। अभी इसी पे न्यूमेरिकल करेंगे अपना। ये होता है रो, क्या होता है ये, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। ये प्रतिरोधकता है, क्या है, ये चालक के प्रतिरोध की प्रतिरोधकता है, ठीक है, रो इसको बोलते हैं। नोट कर लो इतना, फिर हम लोग आगे चलते हैं बेटा, नोट कर लीजिए तुरंत। आइए एक अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं इसी फार्मूले पे, और बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है ऐसे क्वेश्चन में, तो आओ करते हैं। ये हो गया होगा आप लोगों का, नोट कर लो आराम से, ठीक है। इत्मीनान से पढ़ो बेटा, एकदम इत्मीनान से। चलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, क्वेश्चन कराएंगे हम, पर आप लोग कमेंट वगैरह किया करिए प्लीज। अब देखा करो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट करिए, आप बताइए, मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको विद्युत जो चुंबक वाला टॉपिक है पूरा, उससे रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे, उसमें भी 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, और आपकी फिजिक्स का ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 से 3 वीडियो में मैं आपको पूरी बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। किसी तांबे के तार का व्यास, किसी तांबे के तार का व्यास, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है, ठीक। तथा प्रतिरोधकता, अभी देखो बोले थे ना हम, प्रतिरोधकता का नाम आया था, तथा प्रतिरोधकता यानी कि रो बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है बेटा 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक, 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी यदि इसके दोगुने व्यास का, क्या कह रहा है, एक कॉन्सेप्ट और इसी में पूछ लिया, यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। चलो करते हैं अच्छा क्वेश्चन। ये तांबे के तार का व्यास देखो दे रखा है, व्यास यानी होता है बेटा डायामीटर, डायामीटर बराबर होता है 2r, ये कितना दे रखा है 0.5 मिलीमीटर। अच्छा सबसे पहले हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 0.5 गुणा 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमको r निकालना है बेटा, तो r बराबर हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की पावर 3 अपान में 2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो तो r बराबर हो गया 5/20 गुणा 10 की पावर 3। अब r बराबर काट दो तो 5 कम 5, 5 चौक 20, तो 1/4 गुणे 10 की पावर 3, 1/4 को आप लिख सकते हो बेटा 0.25 गुणा 10 की पावर 3। आई बात समझ में कि नहीं इतनी चीजें। चलो एक काम और करेंगे हम, अगर दशमलव को इधर लेके जाते हैं तो r बराबर हो जाएगा ये 2.5 गुणे 10 की पावर 4 मीटर, इसको लिख सकते हैं, ये r का मान आ गया। आगे समझो बच्चा, हाँ इसमें देखिए ये r का मान आ गया। फिर कह रहा है प्रतिरोधकता यानी रो बराबर, यहां देखो
रो बराबर कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर है, और आर प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम का। प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, आपसे एल पूछ रहा है कि नहीं। चलिए सबसे पहले एक काम और कर लेते हैं हम लोग। जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है बेटा, यानी कि ए बराबर, यहां पे समझ लेना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पहले यहाँ पे ए भी निकाल लेते हैं ना, तो ये पाई का मान 3.14 और आर की वैल्यू तो अभी हमने निकाला है, क्या था 2.5 गुणे 10 की पावर -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर आ गया 3.14 गुणे 25 का वर्ग करोगे तो बेटा 625 होता है ना। तो इसको लिख सकते हैं 6.25 गुणे 10 की पावर 25, 6.25 गुणा 10 की पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ये, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना समझ में आया ना आपको, ये ए का मान आ गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसमें हम फार्मूला रखते हैं बेटा। इधर देखिए, अभी हमने फार्मूला क्या निकाला था, आर बराबर रो एल बाई ए, है ना। हमको निकालना क्या है, एल निकालना है। अगर एल हम बाहर लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपान में रो हो जाएगा। ये तो एल बराबर, देखो आर की वैल्यू 10 ओम था, लिख दो। ए का मान अभी हमने निकाला है, कितना है 3.14 गुणे 6.25 गुणे 10 की पावर 8 बटे में आ जाओ। रो की वैल्यू कितना है, अभी लिखे हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -8। इधर देखो बच्चे, आप सब लोग आराम से बच्चे इधर देखो, 10 की पावर -8 है, ये 10 की पावर -8 है, इसको खत्म कर दो। एल बराबर आ गया 10 गुणे 3.14 गुणे 6.25 और बटे में आ जाएगा 1.6, है ना। एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या तो एक काम करो आप ना, चलिए 1 दशमलव से ये 0 काट दें क्या, ठीक तो है, एक बचेगा वहां पे, खत्म करें। 3.14 गुणे 6.25 बटे में कितना आ गया बेटा, 16 आ गया। अब एक काम करो बच्चा, इसको पूरे को अपना गुणा करो इसको और लिखो कितना आता है। देखो इसको अगर हम लिखना चाहें तो एल बराबर, दशमलव दोनों जगह कैसे हटा दें, दशमलव हटाओ, यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हटाओ 2 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ गया 314 गुणे 625 बटे में, इसको इतना 16,000, ठीक है। अब देखो, अब एल का मान अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनको दोनों को पहले तो गुणा कर दो ना, 6×3 = 18, यानी कि लमसम कुछ 19 कर लेते हैं गुणा, है कि नहीं। 625 में 314 से गुणा कर दो, 4×5 = 20 की 0 कैरी आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 कैरी आया 1, 4 3 24 1 25 आ गया, 1 5 2 6 3 25 15 5 कैरी आया 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 6 18, कितना आ गया 0 5 5 5 10 तो 12, 7 6 13 2 15 15 1 16 कैरी आया 1 9 इतना आया। यानी कि कितना आ गया भैया, यहाँ पे एल बराबर आ गया बेटा 19,6250 बटे में कितना है, ये 1 0 से 0 काट दो, तो ये आ गया एल बराबर 19,625 बटे में 6,000, ठीक। अब एक काम करें, भाग दे दे इसको नॉर्मली,
भाग दे दे। अब देखिए आप लोग भाग दीजिएगा, इसका आंसर मिलेगा आपको 122.6 मीटर। भाग कर लीजिएगा इसको, ये आ गया। समझ में आया कि नहीं, ये एल आ गया। अच्छा उसके बाद समझो क्या कह रहा है, यदि इसके 2 गुने व्यास का तार ले लें। बेटा सुनिएगा, अगर हम व्यास यानी कि डायमीटर को 2 गुना करते हैं, 2 गुना करते हैं, ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है, यानी 1/4 रह जाता है प्रतिरोध। इसके व्यास को बढ़ा देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो जो प्रतिरोध होगा वो 1 कितना हो जाएगा, 4, 1/4 हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है इसको। तो यहाँ पे जो नया प्रतिरोध आएगा R डैश बराबर 1/4, और पहला प्रतिरोध कितना था बच्चा, 10 ओम था। कर दो तो R डैश बराबर 10/4, इसको काट दो तो आ जाएगा 4 से भाग दे दो 10 में, 4 दूनी 8 हुआ, 2.045 यानी कि 2.5 ओम। ये नोट कर लीजिए, ये आपका सवाल है, ठीक है, नोट कर लो बेटा एकदम आराम से। मैं हट जाता हूं, चौथे नंबर के क्वेश्चन करते हैं। खत्म कर दें बेटा ये इसे। सारी चीजों को बड़े अच्छे से तैयार कीजिए आप। अगर आपका फिजिक्स में अच्छा कर लिए आप, तो जाहिर सी बात है बेटा आपके साइंस में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और केवल जितना मैं पढ़ाया हूँ, मैंने लाइट का सेशन भी 2 वीडियो डाले हैं, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 10 के प्लेलिस्ट में आप जाइए चैनल पे और सर्च करके ढूंढ लीजिए। काफी अच्छे टॉपिक हैं, सारे सवाल मैंने करा रखे हैं, केवल इतना पढ़ के जाओ आप, केवल इतना बेटा, बस। इससे ज्यादा फिजिक्स में कुछ पढ़ के नहीं जाना आपको। आपका बहुत अच्छा पेपर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक। चलिए क्या कह रहा है चौथा नंबर, वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। चौथा नंबर, वाट की परिभाषा, वाट की परिभाषा। पहले आओ वाट की परिभाषा समझ लेते हैं, क्या होता है वाट ना। सुनिएगा, वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। देखो होता क्या है बेटा, V बराबर होता है W/Q, थोड़ा यहां से समझो, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि मैं W क्या है, कार्य है, तो V इंटू क्या हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पे V बराबर 1 वोल्ट, ठीक, और Q बराबर 1 कूलाम कर दूं, ये क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट कूलाम हो जाएगा, है ना। और हमको एक चीज पता है, W बराबर 1 वोल्ट इंटू कूलाम। कूलाम क्या होता है, आवेश, Q बराबर होता है IT। हम इसकी जगह पे एम्पियर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, तो 1 इसको लिख दो एम्पियर प्रति सेकंड इंटू वोल्ट। आई बात समझ में। अच्छा सेकंड को अगर हम 1 सेकंड T को 1 सेकंड मान लो यूनिट टाइम में, सुनिएगा मेरी बात, अगर यहाँ पे हम T बराबर 1 सेकंड मान लें, जिसको एकांक समय बोल सकते हैं, एकांक समय बोल सकते हैं, तो W बराबर हो जाएगा ये 1 एम्पियर वोल्ट। आई बात समझ में। तो क्या बोलेंगे, सुनिएगा मेरी बात आराम से। इसके लिए जब किसी परिपथ में, ठीक है, जब किसी परिपथ में 1 एम्पियर वोल्ट की धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, 1 वाट कार्य करना पड़ जाए, और उसी को हम लोग वाट की परिभाषा बोलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं। क्या बोलेंगे, जब किसी परिपथ में एकांक समय में 1 एम्पियर वोल्ट सामर्थ्य उत्पन्न हो या कार्य किया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
1 वाट बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए इतना और लिख लीजिएगा। मैं बोल दे रहा हूं, जब मैं लिख दे रहा हूं, जब किसी परिपथ में एकांक समय में ठीक 1 एम्पियर वोल्ट का कार्य किया जाए तो परिपथ में कुल ऊर्जा का ह्रास परिपथ में कुल ऊर्जा का ह्रास 1 वाट कहलाता है। 1 वाट कहलाता है। ठीक, ये हुआ। उसके बाद कह रहा है बेटा इसमें कि किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। किलोवाट घंटा व जूल में संबंध, इसको समझ लो। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, इसको समझते हैं। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। बेटा एक चीज समझो, मैं किलोवाट इससे लिख दूं, कोई दिक्कत? किलोवाट और घंटा को हम लोग एस से दिखाते हैं, तो किलोवाट घंटा हो गया। ठीक है, जूल में संबंध हमको करना। मेरी बात सुनिएगा आराम से बेटा। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट लिख सकते हैं हम लोग। 1000 वाट। अच्छा, 1 घंटा को हम कैसे लिख देंगे? 60 मिनट होता है ना, और इसमें 60 सेकेंड होता है। बच्चा 1 घंटे में कुल कितने सेकेंड होते हैं? तो 3600 सेकेंड होते हैं, है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे, मेरी बात सुनिएगा आराम से बच्चा। इसको हम 1 किलोवाट घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 किलोवाट घंटा को हम लिख सकते हैं 3600 गुणे 1000। ये हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख क्या हो जाएगा? इसको जूल बोल देंगे। ठीक, या तो हम बोल सकते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ये जूल में ये आ गया क्या? किलोवाट घंटा जूल का संबंध। अब मेरी बात सुनिए, क्या बोलेंगे यहां पे? जब किसी परिपथ में 1 घंटा में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटा। और इसी किलोवाट घंटा को 1 किलोवाट घंटा को बेटा बोला जाता है 1 यूनिट। क्या बोला जाता है? 1 यूनिट। क्या बोलेंगे? जब किसी परिपथ में 1 घंटा में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट भी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया इतना? चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तस्वीर है यार की। चलो, होगा इतना, नोट कर लीजिए। 5वें नंबर का क्वेश्चन करें हम लोग। पांचवें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। चलिए,
आ जाइए 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य, चलो लिख लो सवाल, किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 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 7.5 किलोवाट है, 7.5 किलोवाट है। इसमें 8 घंटा प्रतिदिन की दर से, इसमें 8 घंटा प्रतिदिन की दर से की दर से 15 दिन कार्य किया जाता है। कितने दिन बेटा? 15 दिन कार्य किया जाता है, किया जाता है, 15 दिन कार्य किया जाता है। कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए, चलिए सामर्थ्य कितना दे रखा है बेटा? P बराबर 7.5 किलो वाट दे रखा है। P या W से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, समझिएगा। 8 घंटा प्रतिदिन की दर से, यानी समय जो दे रखा है T बराबर 8 घंटा दे रखा है बेटा। 15 दिन, यानी दिन कितना है? 15 दिन, ठीक। और इसको यूनिट में, तो सुनिए मेरी बात आराम से, इसको कैसे करेंगे ध्यान समझो। चलो व्यय ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है? व्यय ऊर्जा के लिए, व्यय ऊर्जा के लिए क्या लिखेंगे? किलोवाट गुणे घंटा और गुणे दिन कर देंगे। इधर देखिए व्यय ऊर्जा किलोवाट कितना दे रखा है बेटा? 7.5 किलोवाट। घंटा कितना है? 8। और दिन कितना है? 15 दिन। कितना आ गया? कर दो गुणा इसको। 8 × 45 की 0, कैरी आया 1। 8 × 45 की 0, कैरी आया 4। 8 × 7 = 56, 56 और 4 60, ये लगा दो। और गुणे कितना? 15। 15 × 6 = 90, 90 यानी 900, 900 किसमें आ गई? किलो वाट में। इसको यूनिट हम बोल सकते हैं, यूनिट। अब आपसे कह रहा है इसको किसमें हमको फाइंड करना है? इसको हमें जूल बनाना है। तो जूल बनाने के लिए क्या करेंगे? 900 और किलो इसको बनाना है जूल में, तो 3.6 गुणे 10⁻⁶ ये बन जाएगा किसमें? जूल में। गुणा कर दो इसको हम 900 और 3.6 से कर दें 0 0 54 3 0 0 0 27 0 0 4 7 5 12 2, कैरी आए 1 32। कितने अंक? 1। ये आ गया बेटा 3240 गुणे 10⁻⁶। दशमलव यहां लगा दो तो हो जाएगा 3.24 गुणे 10⁹ जूल। ये आ गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए इतना। चलिए 5वां हो गया। 6वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं, यहीं लिख देते हैं 6वां नंबर। क्या कह रहे हैं 6वां नंबर? देखो, आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर, आपके घर में अच्छा, घर में
प्रयुक्त प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रतिदिन कितने 10 घंटे चलाया जाता है। थोड़ा प्रतिमाह 30 दिन खर्च होने वाले प्रतिमाह 30 दिन खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य 7 रुपए है। यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य कितना है 7 रुपए है। हो तो चलो, तो बेटा देखो पहले तो P बराबर कितना दिया है 1.5 किलोवाट है, इसको वाट में बना लेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे बच्चा, इसमें गुणा कर देंगे तो 1.5 गुणे कितना 1000, ये बन जाएगा वाट। तो P बराबर कितना आ गया 1500 वाट आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। कितने घंटे 10 घंटे, टाइम कितना है 10 घंटे। प्रतिमाह 30 दिन खर्च होने वाले, दिन कितना दे रखा है, डे कितना है बेटा 30 दिन का दे रखा है। ठीक है, मूल्य ज्ञात करना है तो पहले व्यय ऊर्जा निकाल लो। व्यय ऊर्जा के लिए हम लोग क्या करेंगे, P इंटू टी इंटू डी अपान में 1000 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे P का मान कितना है 1500 और टाइम कितना है 10 और बेटा दिन कितना है 30 दिन और बटे में कितना 1000। 3 जीरो से आप ये काट दो, आया कितना व्यय ऊर्जा आ गई बेटा 15 गुणे मतलब कि 1500 गुणे 3, 15 × 45, 450 यूनिट। ठीक, अगर हमको क्या करना है, एक यूनिट का मूल्य दे रखा है तो मूल्य निकाल लीजिए। अगर एक यूनिट का 7 है तो 450 गुणे 7 कर दो, 7 0 0 7 35 की 5 कह रहे 3 7 चौक 28 3 31 3150 रुपए। कितना 3150 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा बेटा 3150 रुपए। नोट कर लीजिए इसको, इतना 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आइए 7 नंबर समझते हैं आराम से। और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है ना तो उसको कमेंट पे आप कर दीजिए, मैं कमेंट देखकर उस क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको नेक्स्ट सेशन में उससे पहले बता दूंगा। ठीक है, चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बेटा ओम के नियम को परिभाषित करके परिपथ आरेख खींचिए। ठीक, चलिए ओम का नियम क्या होता है ये समझ लो, ये पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, ओम का नियम, आइए बड़े आराम से इसको हम बताते हैं आपको। ओम का नियम बता देते हैं। देखो होता क्या है बेटा ओम का नियम, पहले तो इसके बारे में लिखना कि सर जॉर्ज साइमन ओम, क्या नाम था इनका, सर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, सर जॉर्ज साइमन ओम
ने धारा व विभव से संबंधित एक नियम बनाया जिसे ओम का नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं, मेरी बात सुनिएगा बेटा, ये ओम का नियम क्या बताता है तो ये नोट में समझो। ओम का नियम क्या होता है बेटा, किसी चालक में प्रवाहित धारा और विभव के बीच का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको बताता है। इन ओम का नियम चालक में प्रवाहित धारा यानी I व चालक के बीच के संबंध को बताता है। क्या बताता है बेटा? बीच के संबंध को व्यक्त करता है, याद रखिएगा, ठीक है ये चीज। यानी अगर कोई नॉर्मली आपसे पूछता है कि ओम का नियम क्या है, तो आप बताओ नॉर्मली कि चालक में प्रवाहित विभव और धारा के बीच के रिलेशन को ये बताता है, उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है उसको बताता है। मेरी बात सुनिएगा आराम से, ठीक है? यहां समझो थोड़ा सा होता क्या है बेटा ओम का नियम, सुनिएगा। अब अगर मैं इसको नॉर्मली समझाने की कोशिश करूं ओम के नियम को, तो होता क्या है बेटा, जैसे ये कोई एक चालक है ना, ये चालक, इन्होंने कहा कि किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक, अगर हम चालक को आइसोलेट कर दें, आइसोलेट का मतलब क्या कर दें, इसको नियत कर दें कि इसके चालक के भौतिक अवस्था में, किसमें? भौतिक अवस्था का मतलब ताप, दाब और आयतन ना बदले, क्या हो, ना बदले, तो चालक में प्रवाहित धारा विभव के समानुपाती होती है। इन्होंने क्या बताया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को हम ना बदले, भौतिक अवस्था का मतलब इसका ताप न बदले, इसका दाब न बदले, इसका आयतन न बदले, आयतन का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ना बदले हम, तो जो इसमें प्रवाहित धारा होगी वो विभव के समानुपाती होती है, यानी कि 20 प्रोपोर्शनल I के, ठीक है, 20 प्रोपोर्शनल I के। हमको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं बेटा, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे R जो है ये हो जाएगा प्रतिरोध, क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। तो V बराबर कभी कभी IR लिखा होता है, ये होता है ओम का नियम, नोट कर लीजिए इसको। बस इतनी सी कहानी है, इतना सा लिख दो और हो गया। समझाने की कोशिश करो उनको अच्छे से, पूरा अच्छे से एक एक चीज को। सातवें नंबर पर आइए, 8वां नंबर और 9वां नंबर करते हैं, फिर 10वां नंबर, यानी 3 क्वेश्चन और अभी हम आपको बताते हैं। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, तीनों। चलो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, पहले में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन। 8वें में समझिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन, इसको सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध एक के बाद एक लगे होते हैं। जैसे आप समझो, यहाँ पे प्रतिरोध जो होंगे बेटा वो एक के बाद एक लगे होंगे, एक के बाद एक लगे होते हैं ना यहाँ पर। और इसमें क्या होता है, मैं एक एक चीज समझा देता हूं, इसमें आराम से समझिएगा बेटा। ये एक परिपथ बन गया, ये इसमें एक बैटरी लगी है 20 वोल्ट की, धारा प्रवाहित होगी I, धारा क्या प्रवाहित होगी I,
ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध R3। अच्छा, इसमें एक चीज समझिएगा बेटा, यहां पर नोट में, यानी इसमें धारा का मान, धारा I का मान क्या एक समान होता है, एक समान होता है। सभी प्रतिरोधों में धारा का मान तो एक समान होगा, लेकिन सबका विभव अलग अलग होता है। इसका V1, इसका V2 विभव और इसका V3 विभव, यानी कि इसमें जो विभव का मान है, विभव है, वो अलग अलग होता है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इसमें धारा का मान एक समान होता है और विभव का मान बेटा अलग अलग होता है। अगर हम देखें बेटा यहाँ पर मैं कुल विभव निकाल लूं तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, है ना। अगर ओम के नियम से हम देखें, ओम के नियम से, तो देखो V बराबर होता है IR, होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो यहां पर सुनिएगा बेटा, V1 का मान क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, तो V2 का मान क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा, और V3 का मान IR3 हो जाएगा। अच्छा, इन सब का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 है, सभी का मान V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 में अगर हम रख दें तो V की जगह क्या रखेंगे, IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। इन सब में क्या कॉमन है, I कॉमन, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल कर दो, R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध। यानी याद रखेंगे बेटा कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मली समझिएगा इसको अच्छे से। चलो समांतर क्रम संयोजन लेके आते हैं। समांतर क्रम संयोजन, रीडिंग डाल दीजिए। नौवे नंबर का क्वेश्चन, समांतर क्रम संयोजन। मैंने बताया था इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं, संयोजन भी कहते हैं, ठीक है, या पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन। ठीक, चलिए इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो सभी प्रतिरोध होते हैं वो एक ही सिरे से लगे होते हैं, एक ही सिरे से जुड़े होते हैं। जितने भी प्रतिरोध होंगे ये सब एक ही सिरे से जुड़े होते हैं। ठीक, एक ही सिरे जुड़े होते हैं, R1, R2, R3। ये बैटरी लगा दो, ठीक है। धारा I प्रवाहित हो रही है, धारा I। बेटा इसमें एक चीज होता है कि धारा, इसमें सभी प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग हो जाता है, विभव समान होता है। इसमें क्या करोगे, इसमें धारा I का मान एक समान होता है, एक समान होता है, एक समान, और विभव का मान, सॉरी धारा अलग अलग, मैंने एक समान लिख दिया बेटा, अलग अलग, अलग अलग, और विभव एक समान होता है। ठीक, यहां पे समझिए बच्चा, अगर यहां पे हम कुल धारा निकालें, सबसे पहले समझो कुल धारा, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको,
है ना। ओम के नियम से अगर हम देखें, ओम के नियम से तो V बराबर होता है बेटा आई आर। अगर मैं यहाँ से I निकालूं तो V अपान R हो जाएगा। अगर मैं I2 का मान निकालूं तो V अपान R2 हो गया। I3 का मान निकालूं, सॉरी यहाँ पे I1 का मान, पहले क्या कर रहे हैं सर जी आप, R1, I2 का मान V अपान R2 और I3 का मान V अपान R3 हो जाएगा। समीकरण 1 में रख दें तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, V अपान R लिख सकते हैं। I1 की जगह V अपान R1, I2 की जगह V अपान R2 प्लस R3। तो V अपान R बराबर, V कॉमन ले तो अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल तो 1 क्या आ गया, R आ गया। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये आ गया। अच्छा एक चीज सुनिएगा, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, घटता है। आई बात समझ में कि नहीं, नोट कर लीजिए। एक